नमस्ते क्लास। आज के सोशियोलॉजी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आधुनिक भारत में धर्म, जाति, अर्थशास्त्र और राजनीति, ये चारों चीजें आपस में किस तरह गुंथी हुई हैं। सच कहूं तो हमारे समाज की बनावट को समझने के लिए इन रिश्तों को डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे आसपास के समाज की ही कहानी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स से, फिर समझेंगे जाति की आर्थिक सच्चाइयों को। उसके बाद हम देखेंगे कि चुनावी राजनीति में जाति कैसे काम करती है और इसका उल्टा, राजनीति कैसे जातिगत पहचान को बदलती है। आखिर में हम आपके मॉक एग्जाम के लिए कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, आधुनिक भारत की जनसांख्यिकी। हम कुछ बेसिक डेटा से शुरुआत करेंगे। समाजशास्त्र में कोई भी बात हवा में नहीं होती, हमें डेटा चाहिए होता है। इस 2011 के सेंसस डेटा को देखिए। यहाँ हमारे सामने भारत की सटीक धार्मिक संरचना है। हिंदू आबादी का 79.8% हिस्सा है, मुस्लिम 14.2% हैं और बाकी बचे हिस्से में अन्य सभी समूह आते हैं। किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि वहाँ कौन लोग रहते हैं और उनका अनुपात क्या है। अब एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है कि ये अनुपात बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि आज़ादी के बाद से हमारे देश की आबादी भले ही बहुत तेजी से बढ़ी हो, लेकिन ओवरऑल धार्मिक अनुपात लगभग वैसा का वैसा ही है, यानी काफी स्टेबल रहा है। सच्चर कमेटी जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आंकड़े भी यही बताते हैं कि अगले 50 सालों में भी इन समुदायों के जनसंख्या संतुलन में कोई बहुत बड़ा या नाटकीय बदलाव नहीं आने वाला है। धर्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रमुख सामाजिक समूहों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। हमारी आबादी में अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 8.6% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लगभग 41% हैं। अगर आप इन सबको मिला दें तो ये समूह पूरे देश की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा बन जाते हैं। किसी भी सरकारी नीति या पॉलिटिकल पावर के बैलेंस को समझने के लिए ये डेमोग्राफिक वेट समझना बहुत क्रूशियल है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जाति की आर्थिक वास्तविकताएं और कैसे ये एक संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल असमानता पैदा करती है। देखिए, कानूनी तौर पर हमारे संविधान ने किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन समाजशास्त्र में हमें ज़मीनी हकीकत देखनी होती है। सदियों से जो लाभ या नुकसान जमा होते आए हैं, उनका असर आज भी साफ दिखता है। ये कोड बिल्कुल सटीक है कि जाति आज भी कई मायनों में हमारी आर्थिक स्थिति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। पुराना सोशल ऑर्डर आज की इकॉनमी पर पूरी तरह से अपनी परछाई डालता है। इस टेबल के नंबर्स पर एक नज़र डालिए। ये आंकड़े गरीबी और जाति के सीधे कनेक्शन की कहानी कह रहे हैं। अत्यधिक गरीबी में जीने वाले लोगों का प्रतिशत देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए ये 45.8% है और अनुसूचित जाति के लिए 35.9% है। अब इसकी तुलना हिंदू उच्च जातियों से कीजिए, जो सिर्फ 11.7% है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है क्लास, ये ऐतिहासिक सामाजिक संरचनाओं का सीधा रिजल्ट है, जो आज भी तय कर रहा है कि किसके पास कितने संसाधन होंगे। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ रुख करते हैं। हम बात करेंगे चुनावी राजनीति में जाति की। इसके बारे में मिथक क्या है और हकीकत क्या है। सोशियोलॉजी पढ़ते हुए एक सवाल बार बार जहन में आता है, क्या भारत में चुनाव पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जातिगत वफादारी पर ही जीते या हारे जाते हैं? क्या एक वोटर वोट देते वक्त मशीन की तरह सिर्फ अपनी जाति का उम्मीदवार देखता है, या फिर कुछ और भी है जो उसके फैसले को बदलता है? हम टीवी डिबेट्स में अक्सर एक शब्द सुनते हैं, वोट बैंक। राजनेता कई बार पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक बंद डिब्बे की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देते वक्त जाति का गणित जरूर लगाती हैं, लेकिन ये मान लेना कि कोई भी जाति बस एक मशीन की तरह एक ही दिशा में थोक में वोट डालती है, ये एक बहुत बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जमीनी हकीकत इस वोट बैंक की थ्योरी से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके सीधे सीधे सबूत हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी एक चुनाव क्षेत्र में किसी एक ही जाति का बहुमत नहीं होता कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव जिता दे। दूसरी बात, कोई भी पार्टी किसी जाति के 100% वोट कभी नहीं जीत पाती। इसके अलावा
एक ही जाति के अंदर अमीर और गरीब होते हैं और ये आर्थिक अंतर उनके वोटिंग पैटर्न को अलग अलग कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सब कुछ सिर्फ जाति से ही तय होता तो सत्ता में बैठा नेता कभी चुनाव हारता ही नहीं, जबकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं। हमारा चौथा सेक्शन इसी का दूसरा पहलू है, राजनीति कैसे जातिगत पहचान को वापस आकार देती है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि एक दो तरफा रास्ता है। क्लास, इन दो अकादमिक कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है राजनीति में जाति, जिसका मतलब है जब राजनीतिक पार्टियां जातियों के डेटा का इस्तेमाल करके अपने उम्मीदवार चुनती हैं। वहीं दूसरी तरफ है जाति में राजनीति। इसका मतलब है जब जाति समूह खुद आगे आकर पॉलिटिकल पावर और फायदे के लिए अपने गुट बनाते हैं, अपना राजनीतिकरण करते हैं। ये बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क है। तो ये राजनीतिकरण आखिर होता कैसे है? इसके कुछ तय तरीके हैं, जैसे अपना संख्या बल या नंबर बढ़ाने के लिए आसपास की मिलती जुलती उपजातियों को अपने साथ मिला लेना, या फिर दूसरी कम्युनिटीज के साथ नए राजनीतिक गठबंधन बना लेना, और सबसे अहम, पिछड़ा या अगड़ा जैसे बड़े और व्यापक लेबल तैयार करना। ऐसा करके ये समूह अपने हकों की मांग करते हैं, सिस्टम में अपनी जगह बनाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में राजनीति खुद जाति के ढांचे को एक नया रूप दे देती है। ठीक है क्लास, हमने काफी हैवी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हम लेक्चर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, मॉक एग्जाम रिव्यू। यहाँ हम कुछ अहम डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। ये वो बेसिक टर्म्स हैं जो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि आज हमने जिन स्ट्रक्चरल बदलावों पर चर्चा की है उन्हें गहराई से समझने के लिए ये कीवर्ड्स आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए फटाफट इन्हें देखते हैं। पहला शब्द है शहरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन। सिंपल शब्दों में जब बड़ी संख्या में लोग गांवों से निकलकर शहरों में बसने लगते हैं तो उसे शहरीकरण कहते हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट के नजरिए से ये इसलिए अहम है क्योंकि शहरों में आकर अक्सर पुरानी पारंपरिक व्यवस्थाएं और कड़े जातिगत नियम कमजोर पड़ने लगते हैं। दूसरा टर्म है व्यावसायिक गतिशीलता या ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इसका मतलब है अपना पुश्तैनी या पारिवारिक काम छोड़कर कोई नया पेशा अपनाना। जब कोई नई पीढ़ी वो काम नहीं करती जो उनके दादा परदादा करते आ रहे थे, बल्कि कोई नई जॉब या बिजनेस करती है, तो ये समाज में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत होता है। और हमारी आखिरी डेफिनेशन है जाति पदानुक्रम, यानी कास्ट हायरार्की। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जहां समाज के सारे जाति समूहों को ऊपर से नीचे के क्रम में रखा गया है, सबसे उच्च से लेके सबसे निम्न तक। इसी सीढ़ी ने सदियों तक ये तय किया है कि समाज में किसकी क्या हैसियत होगी और संसाधनों पर किसका कब्जा होगा। हालांकि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सीढ़ी को लगातार चुनौती दे रही है। तो क्लास, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हमारे राजनेताओं का किसी खास जाति के लोगों को महज एक वोट बैंक मान लेना सही है? क्या लोगों की पहचान का इस तरह से राजनीति की इस्तेमाल होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। समाज को ऑब्जर्व करना और उस पर सवाल उठाना ही हमारा काम है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगली क्लास में नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा फोकस एक बेहद ही क्रूशियल एग्जाम रिव्यू पर है, जहां हम धर्म, सांप्रदायिकता और हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के बीच के कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम के नजरिए से तो ये टॉपिक हाई स्कोरिंग है ही, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र को समझने के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नज़र डालते हैं आज के हमारे एजेंडा पर। हम धर्म और राजनीति के आपसी तालमेल से शुरुआत करेंगे। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता की असल परिभाषा को समझेंगे, इसकी अलग अलग रूपों को देखेंगे। फिर बात करेंगे हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य मॉडल की, और आखिर में देखेंगे कि इन पूर्वाग्रहों का डटकर मुकाबला कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म और राजनीति के इस कनेक्शन की। और सच कहूं तो इन दोनों का साथ आना हमेशा कोई खतरे की घंटी नहीं होता। इस बात को समझने के लिए महात्मा गांधी का ये फेमस कोट देखिए। वो कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पहली बार सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, राइट? लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए आपको जो पॉइंट पकड़ना है वो ये है कि गांधी जी का मतलब किसी कट्टरता या अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं था। उनका सीधा सा मतलब उन बेसिक एथिक्स और नैतिक मूल्यों से था जो हर धर्म का फाउंडेशन होते हैं। एक अच्छी राजनीति को हमेशा इन्हीं उसूलों पर चलना चाहिए।
इसके कुछ और बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्हें आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करना, या फिर विमेंस मूवमेंट्स का ये मुद्दा उठाना कि पारिवारिक कानून चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनमें महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। यहाँ धर्म और राजनीति मिल जरूर रहे हैं, लेकिन किस लिए? समानता और न्याय के लिए। तो ये एक बहुत ही वैलिड और पॉजिटिव इंटरैक्शन है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और यहीं से जन्म होता है सांप्रदायिकता का। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। सांप्रदायिकता यानी कम्युनल पॉलिटिक्स वो खतरनाक सोच है जहां ये मान लिया जाता है कि धर्म ही किसी समाज का इकलौता आधार है। इसमें आप एक धर्म को दूसरे से सुपीरियर बताने लगते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं, और सबसे डरावनी बात, स्टेट की पावर का इस्तेमाल करके बाकियों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस सोच में सबसे बड़ी गलती क्या है? ये आइडिया मानकर चलता है कि एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों की ज़रूरतें, उनके विचार सब बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी ऐसी तो नहीं होती, है ना? एक ही धर्म के अंदर भी लोगों की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग आवाज़ें होती हैं। सबको एक ही चश्मे से देखना और उनकी आवाज़ों को इग्नोर करना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। तो अब सवाल ये है कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी में दिखती कैसे है? इसके मेन सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं? इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका जो सबसे आम रूप है ना, वो अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देता। मैं बात कर रही हूँ रोजमर्रा के उन धार्मिक पूर्वाग्रहों और स्टीरियोटाइप्स की। वो छोटे मोटे कमेंट्स, वो धारणाएं जहां हम अनजाने में ही किसी एक को दूसरे से बेहतर मान लेते हैं। ये चीजें इतनी नॉर्मल हो जाती हैं कि हम अक्सर इन्हें नोटिस ही नहीं करते। एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स ये पॉइंट मिस कर देते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता की असली शुरुआत हमारे आसपास के इसी आम माहौल से होती है। रोजमर्रा की बातों से अगर हम आगे बढ़ें तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाती है। दूसरा रूप है अपने ही समुदाय का पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहना, जो धीरे धीरे अलगाववाद बन सकता है। तीसरा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जहां लीडर्स लोगों को एकजुट करने के लिए धार्मिक प्रतीकों या उनके डर का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो इसका सबसे भयानक रूप है, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार। ये एक चेन रिएक्शन है जहां एक छोटी सी सोच एक बहुत बड़े वायलेंस में बदल जाती है। अब सोचिए ये सिचुएशन किसी भी देश के लिए कितनी अलार्मिंग हो सकती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने हमारे लोकतंत्र को इन गहरे विभाजनों से बचाने के लिए क्या स्ट्रक्चरल उपाय सोचे? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे संवैधानिक समाधान की, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य मॉडल या सेक्युलर स्टेट मॉडल कहते हैं। संविधान बनाने वालों ने देश को एकजुट रखने के लिए इस मॉडल को चुना। एग्जाम के लिए इन 4 पिलर्स को तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, हमारे देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। दूसरा, यहाँ हर इंसान को अपना धर्म चुनने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। तीसरा, धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से बैन है। और चौथा, समानता बनाए रखने के लिए स्टेट इंटरफियर कर सकता है। ये जो चौथा पॉइंट है ना, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा संविधान कोई मूक दर्शक नहीं है। जब बात बराबरी की आती है तो ये स्टेट को धार्मिक मामलों में दखल देने की पावर देता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत पर बैन लगाना। मतलब अगर धर्म की आड़ में किसी के बेसिक राइट्स छीने जा रहे हैं तो स्टेट वहां हस्तक्षेप करेगा। ये एक बहुत ही एक्टिव सेक्युलरिज्म है। तो क्या सब कुछ संविधान पर छोड़कर निश्चिंत हुआ जा सकता है? चलिए इससे एक कदम आगे की सोचते हैं। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन एक मास्टर स्ट्रोक है। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी तो है, लेकिन अपने आप में काफी नहीं है। मतलब सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क बना देने से सांप्रदायिकता रातों रात गायब नहीं हो जाएगी। कानून अपना काम करता है, वो हमें राइट्स देता है, लेकिन समाज की जो असल मानसिकता है उसे बदलने के लिए हमें कोर्ट रूम से बाहर आकर समाज के स्तर पर काम करना ही होगा। और आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर संविधान सिर्फ एक पहला कदम है तो एक डेमोक्रेटिक सिटीजन होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर कर सकते हैं? इसका जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये हमारी अवेयरनेस और हमारी डेली बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इस एग्जाम रिव्यू में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और नमस्ते।
आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। आधुनिक लोकतंत्र आखिर लिंग आधारित सामाजिक अंतरों यानी जेंडर डिफरेंसेस को राजनीति में कैसे शामिल करते हैं? क्या इन मतभेदों का राजनीतिकरण होना समाज के लिए सही है? चलिए इस विश्लेषण में इसी अहम मुद्दे को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, अनपेड लेबर के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े, नारीवादी आंदोलनों के लक्ष्य, राजनीति में जेंडर से जुड़ी तीखी बहस और आखिर में कानूनी समानता पर इसके असर पर बात करेंगे। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो हमारे बिल्कुल सामने होकर भी अक्सर अदृश्य रहती है, यानी पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। अक्सर मान लिया जाता है ना कि लड़कों और लड़कियों की भूमिकाएं तो प्राकृतिक हैं, पर असल में ये सदियों पुरानी रूढ़ियों की देन है। इसे श्रम का लैंगिक विभाजन या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ये तय मान लिया जाता है कि घर के अंदर का सारा काम या तो परिवार की महिलाएं खुद करेंगी या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स के जरिए उसे पूरा करवाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि ये इस सोच पर नहीं टिका है कि पुरुष वो काम कर नहीं सकते, बल्कि इस मानसिकता पर टिका है कि घर का काम महज महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। अब यहां देखिए, समाज के अलग अलग हिस्से एक आदर्श महिला से किस तरह की स्टीरियोटिपिकल उम्मीदें रखते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। समाज के लिए वो एक आदर्श गृहिणी होनी चाहिए जिसके मानो 10 हाथ हों, और होने वाले ससुराल वालों के लिए, उनके लिए वो एक आदर्श बहू होनी चाहिए जो ढेर सारा दहेज और सुख सुविधाएं लाए। मतलब महिलाओं को हमेशा से ही अलग अलग दायरों और दूसरों की भारी भरकम उम्मीदों में बांध कर देखा गया है। तो चलिए अब इस अदृश्य घरेलू श्रम यानी अनपेड लेबर की सच्चाई को कुछ ठोस आंकड़ों के जरिए मापते हैं। जब हम वास्तविक डेटा देखते हैं तो जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ हो जाती है। 1998-99 के भारत सरकार के टाइम यूज सर्वे के आधिकारिक आंकड़े कुछ ऐसे हैं। जहां पुरुष घर के काम में औसतन सिर्फ 30 मिनट देते हैं, वहीं महिलाएं रोजाना पूरे 5 घंटे इसी काम में लगाती हैं। ये असमानता की एक बहुत बड़ी और बिल्कुल मापी जा सकने वाली खाई है। इन सब को अगर जोड़ दें तो कुल मिलाकर एक आम भारतीय महिला हर दिन एक आम पुरुष से करीब 1 घंटा ज्यादा काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वो ये कि महिला का ज्यादातर काम घरेलू होता है, जो पूरी तरह से अनपेड और इनविजिबल रहता है। ना तो इसके लिए कोई वेतन मिलता है और ना ही अर्थव्यवस्था में इसे कोई आर्थिक योगदान माना जाता है ना ताज्जुब की बात? जब समाज में इतने बड़े स्तर पर असमानता हो तो आवाजें उठना लाजमी है। यहीं से शुरुआत होती है नारीवादी आंदोलनों और एक बड़े वैचारिक बदलाव की। इन आंदोलनों को समझने के लिए 2 बेहद अहम शब्दों को समझना जरूरी है। पहला है पितृसत्ता या पेट्रियार्की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पुरुषों को ज्यादा अहमियत देता है और महिलाओं पर उन्हें नियंत्रण या पावर देता है। दूसरा शब्द है फेमिनिस्ट यानी नारीवादी। और हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष, जो दोनों के लिए बिल्कुल समान अधिकारों और अवसरों में पक्का विश्वास रखता हो। तो आखिर इन नारीवादी आंदोलनों के कोर ऑब्जेक्टिव्स यानी मुख्य लक्ष्य क्या थे? पहला बड़ा लक्ष्य था महिलाओं के राजनीतिक और कानूनी दर्जे को मजबूत करना। दूसरा, उनके लिए शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर पैदा करना। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी मांग थी वो थी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के अंदर भी पूरी समानता हासिल करना। संक्षेप में कहें तो मकसद बाहर की दुनिया की पावर और घर की जिम्मेदारियों के बीच एक सही संतुलन लाना था। यहीं से लोकतंत्र में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बहस जन्म लेती है, राजनीति में जेंडर की बहस। यहां एक बहुत ही तीखा और सैद्धांतिक सवाल खड़ा होता है। अगर जातिवाद और सांप्रदायिकता बुरी चीजें हैं तो आखिर वो क्या बात है जो नारीवाद को एक अच्छी चीज बनाती है? यह सवाल समाज को लिंग के आधार पर बांटने की चिंताओं को बिना किसी पक्षपात के हमारे सामने रखता है। इस मुद्दे पर असल में 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पहला नजरिया मानता है कि समाज को किसी भी आधार पर बांटने वाली राजनीतिक अभिव्यक्ति का कड़ा विरोध होना चाहिए, चाहे वो जाति हो, धर्म हो या फिर जेंडर, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होता है। इसके उलट दूसरा नजरिया ये तर्क देता है कि जो समूह समाज में सदियों से वंचित हैं, उनका भला तभी हो सकता है जब उनके साथ हो रहा असमान व्यवहार एक खुला राजनीतिक मुद्दा बने। उनका मानना है कि जब तक समस्या राजनीति के मंच पर नहीं आएगी, उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकलेगा। अब देखते हैं कि जब ये जेंडर के मुद्दे राजनीति में आए
तो कानूनी समानता पर इसका क्या लोकतांत्रिक प्रभाव पड़ा? राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत कोई रातों रात नहीं पड़ी। समाज में पहले से मौजूद गहरी और सिस्टमैटिक असमानताओं को देखिए। साक्षरता दर महिलाओं में सिर्फ 54% थी, जबकि पुरुषों में 76%। महिलाओं को बिल्कुल उसी काम के लिए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था। और सबसे भयानक सच, बाल लिंग अनुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो गिरकर महज 919 पर आ गया था। बिना किसी सीधे कानूनी दखल के इन चीजों को ठीक करना लगभग असंभव था। अगर हम 2011 के भारत के चाइल्ड सेक्स रेशियो के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पितृसत्तात्मक सोच और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की गंभीर परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। देश के कई हिस्सों में तो ये अनुपात इतनी तेजी से गिरा कि वो 875 या 850 से भी नीचे चला गया। ये महज एक कागजी आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरे सामाजिक संकट का साफ संकेत था। इन्हीं गंभीर सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए कानूनों का सहारा लिया गया। जैसे 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पास हुआ, जिसका सीधा सा उद्देश्य था समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था ने स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करके एक बड़ा बदलाव किया। और आखिरकार 2023 में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14.36%। 2019 में लोकसभा में चुनी गई महिला सदस्यों का कुल प्रतिशत बस यही था। यह छोटा सा आंकड़ा चीख चीख कर बताता है कि तमाम प्रगति के बावजूद इन नए कानूनों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना गंभीर रूप से कम था। यही वो वजह थी जिसके चलते कानूनी रूप से बाध्यकारी आरक्षण की इतनी सख्त आवश्यकता महसूस की गई। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बेहद प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। क्या महिलाएं समानता की ये मंजिलें हासिल कर पातीं अगर उनके साथ हो रहे इस असमान व्यवहार को खुले तौर पर राजनीतिक मंच पर नहीं उठाया जाता? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा कि कैसे लोकतांत्रिक प्रगति और किसी भी वंचित वर्ग की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।